सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ आरजे बबीता। हम सब रंगमंच की कठपुतली हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे आपने फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, तो जरा सोचिए कि जब हमारे कीमती जीवन की तुलना रंगमंच की दुनिया से की गई है, तो असल में ये रंगमंच अथवा थिएटर हमारे जीवन में कितना अहम स्थान रखता होगा। और आज का दिन यानी 20 मार्च इसी दुनिया से युवाओं व बच्चों को जोड़ने का आह्वान करता है। दरअसल 20 मार्च को पूरे विश्व में वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन थिएटर के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग और संस्थाएं उन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिनसे युवाओं को थिएटर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिसके तहत स्पेशल परफॉर्मेंस, ओपन रिहर्सल, लेक्चर्स, एग्जीबिशंस के अलावा अखबारों अथवा मैगजीन्स में आर्टिकल भी प्रकाशित करवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का पहली बार आयोजन 20 मार्च सन 2001 को किया गया था। इसका खास मकसद थिएटर की कला से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना था और फिर तब से लेकर अब तक रंगमंच की कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। SSITEJ के सभी राष्ट्रीय केंद्रों को अपने मन मुताबिक आयोजन करने की स्वतंत्रता होती है। Children fires the imagination. Theatre teaches children about human motivation and psychology. Theatre is a family experience. Theatre brings people together. Theatre develops play and social skills. Theatre connects the head to the heart. Theatre is live and encourages activity. Theatre is an excellent means of creating empathy. Theatre exposes children to tales of other cultures, historical events and traditions. Theatre will boost a child's literacy. And just in, some amazing pictures, live from the darkness of space. The theatre space, that is. थीम से साफ है कि कार्यक्रम का मकसद हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ थिएटर से भी जोड़ा जाना है, ताकि वो इस मंच का हिस्सा बनकर इससे जुड़े और खुद में अलग अलग लोगों को समझने व उनके साथ मिलकर काम करने की काबिलियत विकसित कर सके। ये प्रयास यूं ही चलते रहे तो 3-4 सालों के भीतर ही बड़ी मात्रा में युवा जनसंख्या को थिएटर से जोड़ा जाना संभव हो सकेगा। आज का ये दिन हर माँ बाप, दादा दादी और संरक्षकों से अपने बच्चों को थिएटर तक लाने की अपील कर रहा है। तो अब क्या सोच रहे हो आप? इतना कुछ जानने के बाद खुद तो इस दुनिया का हिस्सा बनिए ही, साथ में अपने आसपास के युवाओं व बच्चों को भी यहाँ तक पहुँचाने में मदद कीजिए। कई बार बच्चों की शिक्षा या यूं कहें भविष्य पर उनके परिवार का असर ऐसा पड़ता है कि फिर बच्चे आगे चलकर उसी ट्रेडिशन को फॉलो करने लगते हैं। हमने कई बार आपके साथ ऐसे लोगों पर चर्चा भी की है जिनके परिवार में या तो सारे ही डॉक्टर या फिर इंजीनियर अथवा गायक ही होते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें परिवार से अलग जाकर नाम बनाने में ही लगन होती है और वो अपने भविष्य की नींव अपनी इच्छा से चुने हुए क्षेत्र में ही रखते हैं। ऐसे ही लोगों का एक बेमिसाल उदाहरण है आज ही के दिन 1938 में जन्मे गोविंदराजन पद्मनाभन। पेशे से बायोकेमिस्ट अथवा बायोटेक्नोलॉजिस्ट गोविंदराजन जी का जन्म इंजीनियरों के परिवार में हुआ था,
पर इन्हें इंजीनियरिंग रास नहीं आई और इन्होंने रसायन विज्ञान में अपने ज्ञान को मजबूत बनाते हुए उच्च शिक्षा तक पढ़ाई जारी रखी। परिवार वालों के कहने पर गोविंदराजन जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन इस क्षेत्र में उनका मन नहीं लग पा रहा था। वो कुछ और करना चाहते थे और फिर इन्होंने अपने मन की सुनकर इंजीनियरिंग छोड़ दी, जिसके बाद गोविंदराजन जी ने मद्रास की प्रेसिडेंसी कॉलेज से रसायन विज्ञान में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की और फिर सॉइल केमिस्ट्री से मास्टर्स के लिए नई दिल्ली आ गए। यहाँ के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद गोविंदराजन जी ने बायोकेमिस्ट्री अथवा जैव रसायन में पीएचडी भी पूरी कर ली। इन्होंने पीएचडी के लिए चुनाव किया था बेंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। बाद में वो इसी संस्थान के निदेशक भी रहे और वर्तमान में यहाँ के जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री विभाग के ऑनररी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अपने शोध करियर के शुरुआती दौर में गोविंदराजन जी ने खासतौर पर लीवर में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक जीन्स पर अध्ययन किया था। इस दौरान इन्होंने इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शनल रेजोल्यूशन यानी जीन्स में निश्चित समयांतराल पर होने वाले बदलावों पर कार्य किया और फिर सेलुलर प्रोसेस में हीम नामक वर्णक की भूमिका के प्रति इनका रुझान बढ़ता गया। गोविंदराजन और इनके साथियों ने साथ में मिलकर मलेरिया वाहक परजीवी के प्रभाव क्षेत्र का पता लगाया। ये शरीर में मौजूद ऐसा रास्ता था जिससे मलेरिया का परजीवी खून में मिलकर शरीर को अपनी चपेट में लेता था। ये सब पता चलने के बाद ऐसी दवाओं का निर्माण किया गया जो सीधे उस जगह पर पहुंचकर परजीवी के प्रभाव को बेअसर कर सके। इस तरह गोविंदराजन जी ने दवा निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। सन 2004 में इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कर्क्यूमिन की एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज को सफलतापूर्वक ज्ञात किया और साथ ही कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसकी क्षमता का पता भी लगाया। कर्क्यूमिन हल्दी में पाए जाने वाला एक विशेष तत्व होता है। प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को अपने इन समस्त योगदानों के कारण सन 1983 में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर से नवाजा गया। दिन पर दिन गोविंदराजन जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सन 1991 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री व 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उम्र के इस पड़ाव पर भी गोविंदराजन जी युवाओं तक अपने ज्ञान व अनुभव पहुंचाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आज उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ साथ समस्त वैज्ञानिक समुदाय भी गोविंदराजन पद्मनाभन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर हमारे पास तकनीकी तो होती लेकिन उसे मैनेज करने के तरीके नहीं होते, क्या होता अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम करने तो आते और जितना मन होता उतना ही काम करके चले जाते। है ना सोचने वाली बात। इसीलिए साथियों, आज हमें उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने इन सारी चीजों का प्रबंधन करके न सिर्फ उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाया बल्कि सभी के समक्ष मजदूरों व मशीनों की कार्य क्षमता के सदुपयोग का बेहतर प्रमाण भी पेश किया। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने वाले फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म आज ही के दिन 1856 में हुआ था। विश्व के पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के नाते इन्होंने जो योगदान किया उसी वजह से ही आज दुनिया इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानती है। इन्होंने अपनी सभी टेक्निक्स को द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक के जरिए सभी तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। इसके तहत उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कैसे औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के काम को वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए बढ़ाया जा सकता है और कैसे सामान की बर्बादी को कम करके उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। टेलर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को अक्सर टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। टेलर का जन्म पेंसिल्वेनिया के बेहद ही समृद्ध परिवार में हुआ था। इन्होंने शुरुआती शिक्षा अपनी माँ की मदद से पूरी की और फिर 2 साल तक फ्रांस व जर्मनी में पढ़ाई की।
इसके बाद इन्होंने तकरीबन 18 महीनों तक यूरोप की यात्रा की। अपने पिता की तरह ही बेहतर वकील बनने के मकसद से 1872 में टेलर ने फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय का चुनाव किया था। हार्वर्ड की प्रवेश परीक्षा इन्होंने ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन दिनों दिन कम होती नजर के कारण टेलर ने अपने करियर के मार्ग को बदलने का निर्णय कर लिया। इसी के चलते इन्होंने हार्वर्ड में दाखिला ना लेकर पंप बनाने वाली एक कंपनी में बतौर पैटर्न मेकर व मैकेनिस्ट काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने न्यू इंग्लैंड की एक टूल्स निर्माता कंपनी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया और 1878 में एक स्टील संबंधी उत्पाद बनाने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी को टेलर ने एक साधारण मजदूर की तरह ज्वाइन किया था, लेकिन अपने तेज दिमाग और मेहनत के बल पर बहुत जल्द इन्हें चीफ इंजीनियर बना दिया गया। हालांकि बहुत से लोगों का मानना था कि इनका पहला प्रमोशन कहीं न कहीं पारिवारिक संबंधों के तहत हुआ था, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि वो अपने हर प्रमोशन के लिए काबिलियत भी पूरी रखते थे। चीफ इंजीनियर बनने से पहले जब टेलर बतौर मैकेनिस्ट और लेबर काम करते थे, उस दौरान इन्होंने महसूस किया कि मजदूर मशीन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना कि वो साधारण तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से कंपनी को ज्यादा लेबर कॉस्ट झेलनी पड़ती है। इसके बाद जब उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मशीन और मजदूर दोनों की क्षमताओं का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था साथियों जब विज्ञान के क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी शब्द का प्रयोग भी शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में टेलर द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का मशीन के साथ किया गया विश्लेषण काफी फायदेमंद साबित हुआ और विशेषज्ञों ने इसे नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस सिद्धांत को शुरू करने वाले टेलर ने मजदूरों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ मेटल कटिंग व मटेरियल इनोवेशन को बढ़ावा देना भी जारी रखा और अपने पूरे जीवन में तकरीबन 42 पेटेंट अपने नाम किए थे। काम के साथ साथ टेलर ने अपने ज्ञान को ज्यादा परिपक्व करने के मकसद से 1883 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। 1890 से 1893 तक इन्होंने एक निजी पेपर मिल में बतौर जनरल मैनेजर और कंसल्टिंग इंजीनियर काम भी किया। इसके बाद टेलर ने स्वतंत्र रूप से कंसल्टिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी और अपने बिजनेस कार्ड पर इन्होंने लिखवाया कंसल्टिंग इंजीनियर सिस्टमाइजिंग शॉप मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अ स्पेशलिटी, जिसका मतलब था एक ऐसा सलाहकार जिसकी मदद से आप अपनी मशीन वर्क्स शॉप को लागत के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। अपनी इस शुरुआत के चलते बहुत जल्द टेलर प्रबंधन प्रणालियों यानी मैनेजमेंट सिस्टम में परिपक्व हो गए और फिर 1898 में इन्होंने एक महंगी मशीन शॉप में कैपेसिटी समस्या को दूर करने में सफलता हासिल की। इस दौरान इन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर अधिक मात्रा में हाई स्पीड स्टील तैयार करने का तरीका भी इजाद किया। अब तक टेलर एक प्रतिष्ठित साइंटिफिक मैनेजर बन चुके थे, इसीलिए इन्होंने अब आम लोगों के बीच अपनी स्किल्स का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। इन्होंने कॉलेजों में व्याख्यान दिए, न्यूज़पेपर व मैगजीन्स के लिए लेख लिखे, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण किताबों की रचना भी की। टेलर के महत्वपूर्ण योगदानों से उद्योगों की उत्पादन क्षमता पहले से कई गुना बढ़ गई और इसी को ध्यान में रखते हुए 19 अक्टूबर 1906 को टेलर को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की और टक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने इन्हें अपने कॉलेज में प्रोफेसर का पद प्रदान किया। टेलर के इन कार्यों को यूएस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लुइस ब्रांडीज ने पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया था। टेलर का ये सिद्धांत खास तौर से 4 नियमों पर आधारित था। पहला, पुराने तरीकों पर कायम रहने की बजाय उनमें वैज्ञानिक विधियों को शामिल करना। दूसरा, काम करने वाले लोगों को चुनाव वैज्ञानिक विधियों की तरह सही साक्षात्कार से होना चाहिए। उन्हें भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और हर किसी को उसके काम के हिसाब से विकसित करने के प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जा सके।
तीसरा, हर एक वर्कर को काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी देना, साथ ही उसे समय पर खत्म करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना। और चौथा, मैनेजर व मजदूरों के बीच काम को समान रूप से बांटना, ताकि मैनेजर हर काम की वैज्ञानिक योजना तैयार कर सके और मजदूर उन्हें उसी योजना के तहत पूरा कर सके। इन 4 नियमों के आधार पर टेलर के सिद्धांत ने सामाजिक मानसिकता को कड़ी चुनौती दी और वैज्ञानिक सोच को विकसित किया। टेलर के कार्यों की वजह से ही साइंटिफिक व बिजनेस मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई और हार्वर्ड ही पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जहां 1908 से बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत हुई। इस कोर्स के पहले साल में टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का अध्ययन कराया जाता है। पर साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेलर न सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स में माहिर थे, बल्कि वो एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 1881 की पहली यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल टेनिस डबल्स चैंपियनशिप भी जीती थी। 1915 की शुरुआत के साथ ही टेलर को निमोनिया की शिकायत रहने लगी, जिसके चलते अपने 59वें जन्मदिन के ठीक अगले दिन यानी 21 मार्च 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दुनिया को दिया, उनका प्रयोग आज भी हर क्षेत्र में किया जा रहा है। आज हमारी पूरी टीम साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को तहे दिल से सलाम करती है। ताल से ताल तो मिला लिया आपने साथियों, और ये फिल्म का गाना आज भी हर किसी के जहन में है। और ऐसे ही कई सुपरहिट गानों से दिल को छू जाने वाली आवाज की मल्लिका अलका याग्निक का आज जन्मदिन है। अलका का जन्म 1966 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें अभी भी हिंदी सिनेमा के मशहूर व प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर्स में गिना जाता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकों की श्रेणी में करीब 35 बार अलका को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिनमें से 7 बार इन्हें सम्मानित भी किया गया। ये दूसरे गायकों की तुलना में अब तक एक रिकॉर्ड है और आशा भोसले ही एकमात्र गायिका हैं जो इस रिकॉर्ड में अलका के बराबर हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा बहुत से पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी अलका याग्निक ने 2 बार नेशनल अवार्ड जीतने का खिताब भी अपने नाम किया है। इनके द्वारा गाए गए कम से कम 20 ट्रैक बीबीसी के टॉप 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम में भी शुमार किए गए हैं। दोस्तों, अलका की मां शुभा याग्निक खुद भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र की गायिका थी और इन्हीं का सानिध्य पाकर अलका ने 6 साल की उम्र से ही आकाशवाणी के लिए गाना शुरू कर दिया था। जब अलका 10 साल की हुई तब उनकी मां इन्हें अपने साथ माया नगरी मुंबई लेकर आ गईं। साथ ही चाइल्ड सिंगर के तौर पर अपनी बेटी को पेश करने की कोशिश करना भी शुरू कर दिया। इन्हें सुनकर सभी ने यही सलाह दी कि पहले इस आवाज को थोड़ा सा विकसित यानी मैच्योर होने दिया जाए, पर इनकी मां नहीं मानी। तभी लगातार कोशिशों के चलते एक बार अलका को राज कपूर साहब ने मिलने का मौका दिया। कपूर साहब ने ये आवाज सुनी और उन्हें एक पत्र देकर संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत से मिलने के लिए कहा। लक्ष्मीकांत जी ने अलका के सामने 2 विकल्प रखे। पहला, तुरंत ही डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर करियर को चुन लेना, जबकि दूसरा विकल्प था कुछ दिन रुककर बतौर सिंगर इंडस्ट्री में शुरुआत करना। लक्ष्मीकांत जी के इतना कहते ही अलका ने बिना देर लगाए दूसरा विकल्प चुन लिया और 1980 में बतौर गायिका इन्होंने पायल की झनकार से अपने करियर की शुरुआत की और इसके तुरंत बाद फिल्म लावारिस के इस मशहूर गीत को अपनी आवाज दी। मेरे आंगने में
गाना तो आपने बहुत बार सुना है ना। शुरुआती फिल्मों से ही अलका की अच्छी खासी पहचान इंडस्ट्री में बनना शुरू हो गई और इसी के चलते इन्हें एक के बाद एक तेजाब, हमारी बहू अलका जैसी कई सफल फिल्में मिलती चली गई, जिनमें से तेजाब फिल्म के गीत 1 2 3 के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अलका याग्निक ने हिंदी गानों के साथ साथ गुजराती, अवधी, उड़िया, नेपाली, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु व अंग्रेजी जैसी करीब 15 भाषाओं में गाने गाए हैं। अब जब इतनी भाषाओं में लंबा सफर तय किया है तो अकेले तो किया नहीं होगा। दरअसल अलका ने अब तक के सफर में लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया है, फिर चाहे वो कल्याण जी आनंद जी, राहुल देव बर्मन व लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे पुराने संगीत निर्देशक रहे हों, या फिर जतिन ललित, अनु मलिक, राजेश रोशन, साजिद वाजिद, बप्पी लहरी व AR रहमान जैसे नए संगीतकार रहे हों। हर किसी की जोड़ी अलका याग्निक की आवाज के साथ खूब मेल खाती नजर आती है। तीन दशक से भी ज्यादा के सफल करियर के दौरान अलका याग्निक ने सोलो परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उदित नारायण, सोनू निगम, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य व शान के साथ कई डुएट्स में भी अपनी आवाज से गायकों की बेहतरीन जोड़ी पेश की है। फिल्मी गानों के अलावा अलका की आवाज का जादू हनुमान चालीसा व बहुत से दूसरे आध्यात्मिक गीतों और भजनों में भी खूब चला है। गानों के साथ साथ अलका याग्निक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले बहुत से सिंगिंग रियलिटी शोज में भी बतौर जज नजर आ चुकी हैं। वैसे अपने लाइव कंसर्ट के चलते अलका ने अपनी आवाज से सिर्फ देश वालों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी कई बार वाह वाह करने पर मजबूर किया है। सन सनननन जारी 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 पवन, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन, ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन, ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन। देश के साक्षात्कार अभियान के लिए लिखे गए गीत शिक्षा का सूरज को सन 2012 में इन्होंने सोनू निगम के साथ मिलकर गाया था, जिसके लिए बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अलका याग्निक को सम्मानित भी किया गया। वैसे साथियों, ये वही साल भी था जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हुए थे और इस दौरान इनके गीत ताल से ताल मिला को एक सर्वेक्षण के मुताबिक सदी का सर्वश्रेष्ठ गीत घोषित किया गया था। अलका याग्निक एक प्रोफेशनल सिंगर होने के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा व सशक्तिकरण प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हुई हैं। इतना सब कुछ जानकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अलका याग्निक एक वर्सटाइल सिंगर हैं और आज सुरों की इस मल्लिका को हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। तू मुस्कुरा जहाँ भी है, तू मुस्कुरा, तू धूप की तरह बदन को छू जरा, शरीर
ऐसा होता है ख्यालों में अक्सर, तुझको सोचूं तो महक जाती हूँ। मेरी रूह में बसी है तेरी खुशबू, तुझको छू लूं तो महक जाती हूँ तेरी आंखों में। और दोस्तों देखो ना, अब जुदा होने का टाइम आ गया है। कोई गल नहीं है जी, हम एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, उसका सही जवाब आप हमें दे दीजिएगा। आपको हमें बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस वर्ष में हुआ था। सही जवाब भेजिए borntobiremembered@gmail.com पर और साथ ही साथ हमें फॉलो करिए facebook.com/borntobiremembered पर। और अब अपनी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।